हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। यह टेस्ट नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह जो है जीएस का फुल टेस्ट है, जिसमें आपको हर सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका टेस्ट नंबर 6 है। इसके बाद आपके पीसीएस मंत्रा के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें जीएस के साथ साथ जो सेकेंड पेपर हिंदी का है उसको भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बिल्कुल करना ना भूलें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग जो आगे के 70 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के उसको सॉल्व किए थे, और इस वीडियो में हम लोग बाकी के जो 70 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए किफ़ायती है नहीं है, प्रोडक्टिव है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताया करिए, या फिर इसे और क्या नया ऐड कराना चाहते हैं वो सब भी आप सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, म्यूरिएटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा सॉरी म्यूरिएटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक और फोटोग्राफी के कपड़ा और रबड़ उद्योग में किया जाता है? पर क्लोरिक तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूरिएटिक एसिड जो है HCl का पूरा एक और नाम है, जिसे हम म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बहुत कम घनत्व वाली नरम चांदी जैसी धातु है, जो पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है और हवा में जल्दी से संक्षारित हो जाती है? पेट्रोलियम, सोडियम, लिथियम या फिर रूबिडियम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम जो है इसका प्रमाण क्रमांक 3 होता है, और यह कम घनत्व वाली नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है और हवा में जल्दी से संक्षारित हो जाती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लिथियम। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? लकड़ी, वायु, रेत या फिर पानी? आपको बताना है कौन मिश्रण है, लकड़ी, वायु, रेत या फिर पानी। केवल एक, दो, एक, दो, तीन या फिर एक और दो? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी, वायु और रेत। यह तीनों जो है मिश्रण है, जबकि पानी जो है यह क्या है? पानी एक यौगिक है। पानी जो है एक यौगिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ स्टार्टिंग इंजन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है? शुद्ध इथेनॉल का, मिथाइल अल्कोहल का, एथिलीन ग्लाइकॉल का या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट का? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग सेल्फ स्टार्टिंग इंजनों में एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल जो मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैला होता है, और इसीलिए इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन यह सेल्फ स्टार्टिंग इंजनों में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन सी सही है। डीजल की गुणवत्ता किस अंक से व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, ब्यूटेन संख्या या फिर अवोगैड्रो संख्या? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डीजल की जो गुणवत्ता है इसे सीटेन संख्या द्वारा मापा जाता है, और जो पेट्रोलियम की या पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसे ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। डीजल की गुणवत्ता जो है उसे सीटेन संख्या द्वारा, और पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन रिदम शब्द किससे संबंधित है? कार की गति से, दिल की धड़कन से, बॉडी क्लॉक से या फिर से पेंडुलम की गति से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉडी क्लॉक से। देखिए, सर्केडियन रिदम बॉडी क्लॉक से जुड़ा होता है। यह जो है लय के अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। सर्केडियन रिदम के अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। शाकाहारी भोजन
श्रृंखला में कौन सा पोषी स्तर बनाता है? तीसरा, दूसरा, पहला या फिर चौथा? शाकाहारी भोजन श्रृंखला में कौन सा पोषी स्तर बनाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शाकाहारी जो है या भोजन श्रृंखला में दूसरा पोषी स्तर बनाता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जिसे यकृत में कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। यह एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन हो जो लीवर में कई वर्षों तक संग्रहित रह सकता है। और विटामिन B12 लाल रक्त कणिकाओं, तंत्रिका तंत्र, कोशिका चयापचय और DNA के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला सूक्ष्म खनिज है? गंधक, मैग्नीशियम, सेलेनियम या फिर फास्फोरस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलेनियम जो है यह मानव शरीर में पाया जाने वाला सूक्ष्म खनिज है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। मानव शरीर के किस भाग में विकास के चरणों को एनाजोन, कैटाजोन और टेलोजोन, एनाजेन, कैटाजेन, टेला और टेलोजन की में विभाजित किया गया है? बाल, दांत, नाक या फिर नाखून? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानव शरीर के जो बाल हैं उन्हें एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजन में विभाजित किया गया। ठीक है, बालों को, ऑप्शन ही सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो जो सामान्य अध्ययन थे, जैसे आपके सामान्य अध्ययन, ज्योग्राफी, ये क्या कहते हैं, विज्ञान वर्ग जो हो गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें विशेषकर बायो से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप करेगा, कहाँ से नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आप कोशिश यही करिए कि जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पा रहे हैं, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। ठीक है, और उसके लिए जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अब तक जो है 65 या 66 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के, जिसमें आपको GS वर्ल्ड के मिलेंगे, ध्येय IAS के मिलेंगे, PCS मंत्रा के मिलेंगे। ठीक है, तो उसका प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, जहाँ पर आप जाकर के प्रॉपर जो भी जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि ये सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जो लेवल है वह अभी से बहुत बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोसायनिन के कारण प्याज का जो रंग है वो लाल होता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर मकड़ी के जाले निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? रेशम, बाल, ऊन या फिर छाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेशम के बने होते हैं। मकड़ी के जाले रेशम से बने होते हैं, जो प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है। और अगर बात करें हम बाल की, बाल जो है यह एक केराटीन प्रोटीन से बना होता है। बाल का निर्माण केराटीन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, चाहे बाल हो गया या फिर से हमारे जो नेल्स, नाखून हो गए, ये सभी जो है इसमें केराटीन प्रोटीन पाया जाता है। ऊन की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का कपड़ा फाइबर है। ठीक है, ऊन जो है एक प्रकार का कपड़ा फाइबर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कोलेजन एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलेजन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर की हड्डियों, त्वचा आदि में उपस्थित रहता है। संयोजी ऊतक की संरचना और कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हड्डियों, त्वचा में उपस्थित रहता है और यह संयोजी ऊतक के कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। और कोलेजन जो है यह मानव शरीर द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। ठीक है, मानव शरीर द्वारा इसका प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है। किसका? कोलेजन द्वारा। ये भी याद रखिएगा, मतलब ये है कि इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के जवाब में अंकुरों और जड़ों की क्रमशः ऊपर और नीचे की वृद्धि को क्या कहा जाता है? रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी। जब एक मेजबान एंटीजन के संपर्क में आता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो मेजबान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को किस नाम से जाना जाता है? सक्रिय, निष्क्रिय, मजबूत या फिर अधिग्रहित?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसे सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महिला भारतीय संघ WIA इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947, 37, 27 या फिर 1917? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 ईस्वी में अडयार मद्रास में महिलाओं की एक बहुजातीय समूह ने महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी। कहाँ पे की गई थी? अडयार के मद्रास में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मद्रास में इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मुकदमे से संबंधित मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई या राजगोपालाचारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजगोपालाचारी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, और 1945 जो INA की जो सैनिक थे उनको पकड़ करके जो उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, 1900 INA समिति की एक वो गठन भी किया गया था। और राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के उन अधिकारियों की रक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और समिति ने INA के लिए कांग्रेस की रक्षा टीम के गठन की घोषणा की। और उस समय के प्रसिद्ध वकीलों में इसका जो महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि जो लीडर थे या जिन्होंने नेतृत्व किया था, उसमें भूलाभाई देसाई है, अरोड़ा आसफ अली थी, और उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हीरालाल वर्मा थे। इन सभी के द्वारा जो है बचाव कार्य से संबंधित जो है वकालत की गई थी। ठीक है, और महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों के द्वारा निभाया गया था। हिस्ट्री में आप लोग कोशिश करें कि जो भी मतलब फैक्ट हैं उन्हें आप लोग हम रोज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि RO में हिस्ट्री से फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो याद कोशिश करिएगा कि हिस्ट्री के जो फैक्ट हैं उन्हें या तो आप एक किस मतलब पेज पे लिख करके उसे रिवाइज करते रहे, फिर जैसे भी हो उन्हें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें श्री राजगोपालाचारी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और भूलाभाई देसाई, इनके द्वारा INA मुकदमा जो हुआ था उसमें बचाव कार्य का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में पहला अंग्रेजी अखबार जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, जेम्स अगस्टस हिक्की या लॉर्ड विलियम बेटिक? JA हिक्की, जिनका पूरा नाम जेम्स अगस्टस हिक्की है, इनके द्वारा भारत में पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र छापा गया था। और इनके द्वारा जो समाचार पत्र छापा गया था वह 1780 में बंगाल गजट के नाम से पहला समाचार पत्र छापा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसे जो है कहाँ से निकाला गया था ये भी अगर पूछ ले तो कलकत्ता से इस समाचार पत्र को जो है अखबार को निकाला गया था। ठीक है, 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसके द्वारा भारतीय परिषद का विस्तार किया गया, सही है। और प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान भी इसमें किया गया था, ये भी सही है। प्रांतों में द्वैध शासन की पद्धति की भी शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम में ये सभी जो है महत्वपूर्ण कार्य जो है किए गए थे या फिर इसे करने की सिफारिश की गई थी कि भारत परिषद का विस्तार कर दिया गया था और प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया, उसके साथ साथ प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मुस्लिम सांप्रदायिकता को निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों से सबसे अधिक बढ़ावा मिला? अशफाकुल्ला खां के, लियाकत अली के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की या फिर सर सैयद अहमद खां की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैयद अहमद खां की। जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है इसको सर सैयद अहमद खां की जो गतिविधियां थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, इनकी गतिविधियों से सबसे अधिक बढ़ावा मिला। और इनमें अगर हम बात करें, इनके द्वारा जो है एंग्लो मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और मुस्लिमों को इस्लाम धर्म में वापस लाने और मुस्लिम जो है अंग्रेज़ों की मदद करे और बदले में अंग्रेज़ जो है उनको कुछ सहूलियत दे, इसलिए जो है अंग्रेज़ी को समझने के लिए इनके द्वारा अनुवाद विभाग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है मुस्लिमों की उद्धार के लिए कह सकते हैं कि उनको जो सामाजिक व्यवस्था थी उससे बाहर निकालने के लिए जो कुरीतियाँ थी, स्टार्टिंग में ये भी अच्छे थे लेकिन बाद में ये भी हिंदू मुस्लिम जो विभाजन था उसके समर्थक बन गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। निंदा और अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? निंदा प्रस्ताव में इसे अपनाने के कारणों
का उल्लेख होना चाहिए। दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव का अपनाए जाने के कारण को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है, लेकिन जो निंदा प्रस्ताव है वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी ला सकते हैं और किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध भी इसे लाया जा सकता है। ठीक है, यह भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव जो है इसे पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। जैसा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। इसका एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सामने जो मंत्री है या मंत्री परिषद है उसकी निंदा करना। ठीक है, तो यह भी तीसरा भी सही है। चौथे की अगर हम बात करें, निंदा प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। यह गलत है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव जो है इसे भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से नोआखली स्थित है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, त्रिपुरा में या फिर बिहार में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नोआखली है आपके बांग्लादेश में, जहाँ पर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। नोआखली बांग्लादेश में ही मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पुदुचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? बॉर्डोनिस, कप्तान स्वर्ग, डुप्लेक्स या फिर काउंट डिलाले? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डुप्लेक्स या डुप्ले जो है यह प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय पुदुचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो यह जो है 1744 से लेकर के 1748 तक हुआ था। और भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वह किस में हुआ था? भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वह ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के भारत में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जो 1744 से लेकर के 1748 तक चला था, जिसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व डुप्ले द्वारा किया गया था। और यह 1748 में एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डुप्ले। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है शिक्षा की नई व्यवस्था। सही है। जैसे क्या था कि इसके बाद जो है जो अंग्रेजी शिक्षा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, हिंदी पर जो स्थानीय भाषा में जो शिक्षा थी उसको अनदेखी की गई। ठीक है, उसका अनदेखी किया गया और उसको जो है मतलब जिससे कि वो अपने पतन की ओर लड़खड़ाने लगा। अंग्रेजी पर ज़्यादा फोकस किया गया, जिससे इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी शिक्षा दे करके काले चमड़ी में एक अंग्रेज वर्ग को तैयार करना था जो रंग रूप से भारतीय हो लेकिन विचारों से क्या हो? अंग्रेज हो। ठीक है, जिससे कि इन्हें शासन चलाने में जो कर्मचारी हैं वो मिलते रहें। तो इसमें क्या है कि शिक्षा की नई व्यवस्था यह भी एक कारण था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था इसने भी, जो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, इसने भी जैसे उसमें क्या है कि यह आस्था से जुड़ा विषय था। ठीक है, इसलिए लोगों द्वारा इसका भी विरोध किया गया, तो ये भी सही है। अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेशर ये भी आपका सही है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो भारतीय सिपाहियों का प्रेशर था, मतलब भारत से अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों को भेजना किस लिए? युद्ध करने के लिए। यह भी एक वजह था 1857 के विद्रोह का। लेकिन भारतीयों और अंग्रेजों के बीच जो अंतर विवाह पर रोक लगाने का कानून यह नहीं था। ठीक है, भारतीय और अंग्रेजों के बीच जो अंतर विवाह था इस कानून पर रोक लगाया गया था, यह कोई वजह नहीं थी 1857 के विद्रोह की। तो आपको पूछा है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह शामिल नहीं है। ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना का हिस्सा कब बनाया गया था? 41, 44, 46 या फिर 42? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में किया गया था। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द वो जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और उस समय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और 42वें संविधान संशोधन को प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान की उपमा इसे दी जाती है, क्योंकि इस समय संविधान में बहुत ज़्यादा बदलाव किए, बहुत व्यापक बदलाव किए गए थे। ठीक है, छेड़छाड़ ज़्यादा हुआ था और इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है? स्वतंत्र न्यायपालिका,
विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी एकल लिखित संविधान, कानूनी एवं वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। आपको बताना है कि भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है। इसमें अगर हम बात करें संसदीय प्रणाली की विशेषता की, तो विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी ऐसा ही है, पहला नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ कानूनी एवं वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, यह भी सही है, ठीक। लिखित संविधान होना ना होना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यह भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 5, 2, 4, 5। यह जो है भारतीय संसदीय परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली की अगर विशेषताओं की हम बात करें, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, कानूनी एवं वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ठीक है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी दोनों होती हैं, ठीक है। दोहरी कार्यप्रणाली होती है, बहुमत का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक समरूपता, दोहरी सदस्यता, गोपनीयता और निचले सदन का विघटन अर्थात लोकसभा का विघटन, ये सभी क्या है, ये सभी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्र प्रशासन की, केंद्रीय जो प्रशासन है उसकी नींव पड़ी। 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी, ठीक है। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ही। और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग था। सही आंसर क्या है ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। संसद जैसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके साथ साथ राज्यों के निर्वाचित सदस्य और उसके साथ जो है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान जो है वह संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति के नेतृत्व नहीं करता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास से संबंधित मंत्रिमंडल समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आवास से संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य सत्तारूढ़ दल अर्थात लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसमें 30 सदस्य होते हैं, ये भी है कि ये सबसे बड़ी संस्था है, ठीक। 30 सदस्य होते हैं और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, ये भी याद रखिएगा कि कोई मंत्री इसका सदस्य बनने के पात्र नहीं होता है। और इसका जो गठन किया जाता है 1 वर्ष के लिए किया जाता है, 1 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। और देखिए इसे के बारे में कहा जाता है प्राक्कलन और लोकलेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति जो है वह जो मांग की जाती है किसी योजना परियोजना के लिए उसकी जांच करता है। मतलब योजना पूरा होने के पहले प्राक्कलन समिति उसकी देखरेख करता है कि उसके द्वारा जो धन मांगा गया है वह उचित है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि योजना के लिए धन की जो ज़रूरत हो बहुत 100 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाए और उसको मांगा गया है किसके लिए, और उस योजना के लिए मांगा गया है 1000 रुपये, ठीक है। तो वह इसकी देख रेख करती है, मितव्ययिता की देख करती है कि जिस योजना के लिए जिस स्कीम के लिए जितने धन का आवंटन करने के लिए कहा गया है वह पर्याप्त है या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा धन की मांग की गई है। तो यह पहले आती है। प्राक्कलन समिति जो है किसी स्कीम के पूरा होने के पहले आती है और लोक लेखा समिति जो जांच करती है वह किसी स्कीम के, किसी योजना के या किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद उसकी जांच करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा
यह इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों के लिए उपलब्ध औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा या फिर अल्पावधि का चर्चा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्यकाल। शून्यकाल जो एक भारतीय नवाचार है, यह जो है भारत में जो शामिल किया गया वो भारत की देन है, ठीक है। और शून्यकाल की जो शुरुआत होती है वह 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक शून्यकाल की शुरुआत होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से निचले सदन की एक समिति है? आश्वासन समिति, प्रत्यायोजन विधान पर समिति, सार्वजनिक उपक्रम पर समिति या प्राक्कलन समिति। देखिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति जो है यह निचले सदन की समिति होती है, ठीक है। और इसमें 30 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें, इसका जो पहली बार गठन किया गया था, कब किया गया था? 1950 में प्राक्कलन समिति का पहली बार गठन किया गया था। और ये भी पूछ लेता है कि ये किसकी अनुशंसा पर? जॉन मथाई के नेतृत्व में एक समिति की गठन किया गया था। जॉन मथाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था जिसने सिफारिश की थी किसके? प्राक्कलन समिति की स्थापना की, ठीक है। तो 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। और प्राक्कलन समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वह भी जॉन मथाई ही थे, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार लोकायुक्त संस्था बनाई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र द्वारा सर्वप्रथम या सबसे पहले जो लोकायुक्त की स्थापना की गई थी वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, अन्य राज्यों ने भी वो किया था, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया था। ऑप्शन है ऑप्शन डी। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टैपेन द्वारा मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता गया है। ऑप्शन बी सही है। 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश द्वारा यह खिताब जीता गया है। कौन? उत्तर प्रदेश द्वारा 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता गया है। और इसने फाइनल में उड़ीसा को हराया था। और फाइनल मैच जो है वह भी बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है आपके उड़ीसा में, वहीं पे फाइनल मैच खेला गया था जिसमें उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हरा करके फाइनल का खिताब जीता था। सही आंसर क्या? ऑप्शन डी, यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। मई 2023 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल MOC ने निम्नलिखित में से किससे फिनलैंड में प्रशिक्षण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मई 2023 में भारत को निम्नलिखित में से किस देश में दूसरी जलविद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नेपाल में। ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की 75वीं वर्षगांठ थी। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसकी थीम है शांति मेरे साथ शुरू होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसके संदर्भ में सही है। 29 मई को मनाया जाता है, यह इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। और इसकी जो थीम थी शांति मेरे साथ शुरू होती है, यह इसकी थीम थी। ऑप्शन डी सही है। मई 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए NVS फर्स्ट, इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। यह अंतरिक्ष यान नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन श्रृंखला का भाग है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, HS प्रदेश द्वारा मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता गया था। ऑप्शन सी सही है। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। मई 2023 में अल्कोहल उत्पादों की व्यापक स्वास्थ्य लेबलिंग प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड जो है विश्व का पहला देश बना है जिस पर जैसे जो तंबाकू के पैकेट आते हैं उस पर चेतावनी लिखी होती है, उसी प्रकार जो अल्कोहल पदार्थ है, जो शराब है, उस पर भी लेबलिंग करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। किसके द्वारा? आयरलैंड द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मई 2023 में द्वीपीय G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी?
इसका जो आयोजन किया गया था वह ऋषिकेश में किया गया था। ऑप्शन डी जो है वह सही है, ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया था। और चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 इसके लिए कितने विजेताओं का चयन किया गया है? तो चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2022 है इसके लिए कुल 41 विजेताओं का चयन किया गया है। कुल कितने विजेताओं का चयन किया गया है? 41 विजेता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 नामक अभ्यास जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? उत्तर पूर्वी सीमा, दक्षिण पूर्वी, पश्चिम उत्तर सीमा या फिर दक्षिण सीमा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर सीमा में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समर्थ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समर्थ अभियान के समय कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा की गई थी, सही है यह। इसे ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, यह भी सही है। इसे वाराणसी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रारंभ किया गया, यह गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए, मई 2023 में समर्थ अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गिरिराज सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लखनऊ से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इस लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 14 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दी गई थी। इसे अतीत में तमिल साम्राज्यों में शासन का प्रतीक माना गया है और पूर्व में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत। पहला गलत क्यों है? इसे लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दिया गया था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। नए संसद भवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? इसका निर्माण नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में किया गया है। इसे 1275 सांसद सदस्यों के बैठने की सीट है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के निकट सेंगोल की स्थापना की गई है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो कुल सीटें हैं वह 1275 नहीं 1272 है। ठीक है, जिसमें लोकसभा में जो सीटें हैं वह 888 हैं और राज्यसभा में जो सीटें हैं वह कितनी हैं? राज्यसभा में जो सीटें हैं 384 सीट, राज्यसभा में 384 सीट, लोकसभा में 888 सीट, टोटल जो है 1272 सीट है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ कब किया था? 26 मई, 24 मई, 28 मई या फिर 29 मई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 मई 2023 को आधिकारिक रूप से इसका शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वह 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक है। सही आंसर है ऑप्शन बी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वह जो है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी 5 ईयर प्लान FIP तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? USSR के सहयोग से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। और इसमें भी देखिए, अगर हम बात करें दुर्गापुर की जो स्थापना है, दुर्गापुर की, यह UK ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है यह USSR के सहयोग से किया गया था और जो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना है
वह जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, या पूछ लेता है। और इन सभी का जो स्थापना किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, उसी समय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना, जबकि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई की दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में जो बेरोजगारी है वह मुख्य रूप से संरचनात्मक है। ऑप्शन बी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? थोक मूल्य सूचकांक, शेयर मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड जो है यह डेनमार्क का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। माउंट एलब्रूज यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यह किस देश में स्थित है? माउंट एलब्रूज जो है यह रूस में स्थित है और यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बोलीविया, ब्राजील, पेरू या फिर चिली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन बी सही है। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को किसके अधीन शासित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ताज के। मतलब 1858 का जो अधिनियम आया था, जिसे इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ करके सुनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ से समाप्त होता है और भारत का अब जो शासन है वह सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चलाया जाएगा, या क्राउन, या कह सकते हैं कि ताज के अधीन चलाया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? मैडम भिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये थे आपके जीएस के क्वेश्चंस। आगे 10 क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के, उन्हें भी देख लीजिए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 43। क्वेश्चन नंबर 132 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 52। क्वेश्चन नंबर 133 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 216 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 137 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और 139 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, और क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 13। तो ये थे आज के लास्ट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करिए। और अभी अब टाइम जैसे धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं, तो जो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा यही है कि आप लोग अपने जो नोट्स बनाए हैं उसका जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए, और प्रैक्टिस सेट जितना सॉल्व कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए दबा के। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अपने जो भी लोग हैं जिन्हें आप पहचान के जो लोग हैं जो आर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।